कितना अच्छा लगता है ना जब आपके मन की बात कोई इंसान समझ पाए और उसे बयां भी कर पाए, क्योंकि आप नहीं कर पाते। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का किस्सेबाजी के एक और नए एपिसोड में। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो सबके मन की बात करते हैं, क्योंकि वो एक शायर हैं, एक पोएट, एक स्टोरी टेलर, अमनदीप सिंह, जो कि विजेता हैं 100 करोड़ के कवि नाम के टीवी शो के। उनसे हमने सीखा है कि पोएट्री के बेसिक्स क्या होते हैं। उनसे हमने जाना है कि उनके विचार क्या है प्यार के ऊपर। तो अब उनकी मन की बात जानने के लिए ये एपिसोड पूरा देखना। एक मोहब्बत, और वो भी नाकाम मोहब्बत, लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है। The emotion of heartbreak and love is the most related and felt. हमने खुद की ना वर्थ बहुत बिल्ड की है, which is a really good thing. But insecurities आना, क्योंकि इतने सारे टैलेंटेड लोग, मैंने को वो किया गया, वो आपका लाइफ का ट्रैजेक्टरी में हेल्प करता है। मेरा तो बस ये था कि भाई मैं एक एपिसोड में आ जाऊं, टीवी में नजर आ जाऊं, बहुत है। I guess in engineering as a profession ऐसा है कि आपको पता चल जाता है कि आपको करना क्या है। अगर प्यार तुम्हें तुम्हारा बेटर वर्जन नहीं बना रहा है तो वो प्यार नहीं है। तुमको कुछ नहीं आ रहा है, तुम यही लिख दो ना कि मेरे से आज कुछ नहीं लिखा रहा। डैम राइट एनीथिंग। So for introduction, you are a poet, you are a storyteller, और 100 करोड़ का कवि नाम का एक शो था डीडी किसान पे, if I'm not wrong. Yes. आप उसके विनर हैं। हाँ जी। I guess बहुत इनिशियल टाइम का पोएट शो है वो। तो फर्स्ट टाइम ऐसा था कि भाई पोइट्री का लेके कोई आ रहा था और हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी, तो बस सोचा कि जाके देखते हैं। मेरा तो बस ये था कि भाई मैं एक एपिसोड में आ जाऊं, टीवी में नजर आ जाऊं, बहुत है। मैं तो सोच के आया था कि बस एक एपिसोड के साथ एलिमिनेट भी हो गया तो काफी है, खत्म। बट गॉड्स ग्रेस की आगे तक पहुंचा। और नहीं, आई गेस वो एक दो मैंने आपकी वीडियोस भी देखे, यू डिड वेरी वेल, आपका बहुत अच्छा था। एंड कुछ चीजें जो आपने कही थी उसके अंदर, एक सखी वाला है आपका जो रहता है, वो बहुत ही मतलब थैंक यू अच्छा था। तो शायद आपकी मेहनत भी है ही उसी के अंदर। बट व्हाट डू यू थिंक, अगर आपको क्या लगता है कि बेसिकली जो पोएट्री के शोज हैं, वी हैवंट सीन, मतलब YouTube पे भी ऐसा कुछ एक डेडिकेटेड शो नहीं है जहाँ पे कोई आके दिखाता है। करेक्ट। इज इट बिकॉज कि पोएट्री और स्टोरी टेलिंग जज करना बहुत हार्ड हो जाता है, बिकॉज इट्स वेरी सब्जेक्टिव। आप एक स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो बस, पर किसके ख्यालात क्या हैं, कौन कैसे सोचता है, कौन कैसे नजरिए से देखता है, बेसिकली वो तो आप जज नहीं कर सकते। तो क्या वो डिफिकल्टी फेस होती है लोगों की जज करने में, या जज करना आई डोंट थिंक सो इशू है। मैं बताता हूँ क्यों। और मुझे ऐसा लगता है, सो मैंने कराटे सीखा हुआ है बचपन में। ओके। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट नेशनल खेला हुआ मैंने। कराटे की लैंग्वेज में एक चीज होती है काता, यानी डिमॉन्स्ट्रेशंस ऑफ द बेसिक स्टफ दैट यू हैव लर्नड। मतलब एक तो होती है फाइट, जिसको हम कुमित्ते कहते हैं, और एक होता है काता, ठीक है, जिसमें डिमॉन्स्ट्रेशन होता है कि आप किसी के साथ नहीं कर रहे हो, अकेले खड़े होकर डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो चीजें जो आपने सीखी है। उसके भी अलग अलग बहुत लेवल्स होते हैं। तो मेरे जो कराटे सर थे, संभाई हम जिनको बोलते थे, तो टूर्नामेंट्स में क्या था कि उनको भी जज करना है, और जो दूसरे स्टाइल के आए हुए हैं टीचर्स, उनको हमें भी जज करना है। मतलब टूर्नामेंट तो सबका साथ हो रहा है ना, तो सबको जज करना है। तो आई रिमेम्बर उनके एक जजिंग सेशन के बाद मैंने उनसे पूछा कि ये तो तमिलनाडु से लोग आए थे या बाकी स्टेट से आए थे, तो इनका स्टाइल तो आप नहीं जानते, आप दूसरा स्टाइल जानते हो जो हमें सिखाते हो, तो आपने इनको कैसे जज किया? ओके। तो ही सेड कि स्टाइल कोई भी हो, डेमोन्स्ट्रेशन कोई भी हो, एवरी डेमोन्स्ट्रेशन इज मेड ऑफ द बेसिक्स ऑफ कराटे ना। मतलब पंच तो तुम ऐसे ही करोगे ना, ठीक है, अंगूठा चाहे तुम अंदर रख लो, बाहर रख लो या अंदर रख लो, पर पंच की इंटेंसिटी या किक की इंटेंसिटी, या अगर तुम ऐसे कुछ मार रहे हो तो इसकी इंटेंसिटी तो समझ में आ रही है ना मुझे। तो चाहे मुझे वो डिमॉन्स्ट्रेशन का आइडिया नहीं है, पर वो डिमॉन्स्ट्रेशन में जो कर रहा है बेसिक्स, वो तो मुझे पता है ना, तो उस बेसिक्स पे मैं उसको जज करूंगा। सिमिलरली आई थिंक एज यू सेड कि पोएट्री एंड स्टोरी टेलिंग कैन बी सब्जेक्टिव, बट कुछ बेसिक्स अगर हम सेट कर लें, या बेसिक्स जज करने वाला देख ले कि मेटाफर का कितना अच्छा यूज हो रहा है, रेफरेंसेस कितने अच्छे से लाए जा रहे हैं, वर्ड प्ले कितना अच्छा है, एलिट्रेशन उसमें, समझ लो। तो दो लोग अगर जज कर रहे हैं कि इसमें, या भाव भी, सिर्फ ये तो टूल्स हो गए, सिर्फ टूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, भाव उसमें कितना अच्छा है, टॉपिक क्या लिया गया है, तो ये सारे चीजों पे अगर हम जज करें तो पोएट्री जज हो सकती है। बट अभी आई गेस इंस्टाग्राम रील के जो राइज हुआ है हिंदी पोएट्री के अंदर, करेक्ट है, वो बहुत ज्यादा ही। और शेरों में क्या होता है ना, गजल के जो शेर होते हैं, 2 लाइनर्स होते हैं, तुम 2 लाइन में कुछ बहुत बड़ी बात बोलो जो अपने आप में कंप्लीट और एब्सोल्यूट होती है, तो वो बहुत शेयरेबल होती है।
पर जब तुम पूरी गजल बोल रहे हो 6-7 शेर की, या फिर एक कविता सुना रहे हो, है ना, नज्म सुना रहे हो, तो क्या उसको लोग बैठ के सुनेंगे? ये अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट करने की चीज है, इसीलिए मुझे लगता है अभी तक। So just a basic question for our audience, like there is मतला, गजल, नज्म और शेर। अच्छा, ये चारों चीजें हैं, तो उसका एक वन लाइन में डिफरेंशिएशन अगर बता दें क्या क्या होता है। ठीक है, तो यार गजल क्या होती है? गजल इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री जिसको कपलेट्स में लिखा जाता है। ओके। और हर कपलेट अपने आप में कंप्लीट होती है। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब्बास ताबिश साहब हैं, पाकिस्तान के शायर हैं, उनके गजल के 1-2 शेर मैं तुम्हें बता रहा हूँ समझाने के लिए। जैसे पहला शेर जो शुरू होता है वो है पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। और इसी को मतला कहते हैं। गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। मतला क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके दोनों लाइन में राइम आ रहा है। समझ लो, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा, तो लाया बचाया ये राइम कर गया। जा सकता है कॉमन है, तो ये जो कॉमन वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं इनको रदीफ कहते हैं। और लाया और बचाया हो गया तुम्हारा राइमिंग वर्ड्स, जिसको कि हम कहते हैं काफिया या कवाफी, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, तो ये एक शेर हो गया। और दूसरा फॉर एग्जांपल इसके बाद का शेर है कि एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत, लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है। तो ये अगेन 2 लाइन है, एक कपलेट है जो अपने आप में कंप्लीट है, इसका कोई रिलेशन नहीं है ऊपर वाले शेर से, ऊपर वाले कपलेट से। तो गजल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कपलेट्स, जो कि एक मुद्दे पे भी हो सकती है, एक टॉपिक पे, और उसमें अलग अलग टॉपिक के भी शेर हो सकते हैं। ओके, ठीक है, जैसे ये दोनों अलग अलग टॉपिक के शेर है, ये मोहब्बत पे है, या पहला वाला शहर को बचाने पे है। 32 तयशुदा बहरे हैं, उसी में आपको लिखना होता है। मीटर जिसको हम कहते हैं कि उस मीटर में आप नहीं लिख रहे हो तो वो कपलेट फिर भी रहेगा, पर उसको हम शेर नहीं कहेंगे या गजल का शेर नहीं बोलेंगे, कपलेट वो फिर भी रहेगा, क्योंकि गजल की रिक्वायरमेंट है कि इट शुड बी इन बहर, इट शुड बी इन मीटर। बहुत सारे बॉलीवुड के ऐसे गाने भी हैं जो हैं मीटर में। फॉर एग्जाम्पल, हम बेवफा हरगिज़ न थे पर हम वफा कर ना सके। तो ये जो लाइन है, तो इसका पैटर्न फॉलो होता है 2-2-1-2 का। मतलब अब ये पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा मेरे को, पर हाँ, तो हर लाइन 2-2-1-2 में चल रही है। हम बेवफा हरगिज़ न थे पर हम वफा कर न सके। तो और जो फर्स्ट शेर मैंने तुम्हें बताया, जो लास्ट शेर आता है गजल का, उसको मक्ता कहते हैं। मतला और मक्ता, उसमें जो पोएट है, जो शायर है, उसका तखल्लुस होता है, यानी उसका पेन नेम या स्टेज नेम होता है उसका। लास्ट शेर में उसको कहा जाता है मक्ता। गोइंग बैक टू सॉफ्ट करोड़ का कवि, जब आपने 2020 का शूट हुआ, 2021 को टेलीकास्ट हुआ, तो बिफोर दैट, गोइंग बैक टू योर चाइल्डहुड, वो आपने बताया कराटे करते थे, पटना से हैं, और आपको देख के जेन्युइनली लगता नहीं कभी कराटे किया होगा, बट कराटे नहीं, मैं पतला हूं इसलिए बोल रहा हूं या नहीं, वेरी शांत एकदम, आई गेस काम, बिकॉज़ समवेयर यू एवरी सी की लाइक वो एग्रेसिव स्पोर्ट है, तो आप थोड़ा सा नहीं, तो क्या जो कराटे करते हैं वो हमेशा थोड़ी एग्रेसिव नहीं ऑफ कोर्स, बट एज अ पर्सनालिटी आप देखते हो ना, जजमेंट पाई जाता है, तो इसकी वजह से आई एम नॉट थिंकिंग क्या आपको देख लगता है मैं स्पोर्ट खेलता हूं कोई। यार मैं पहली मीटिंग में क्यों जज करूं? मतलब मुझे लगता है नहीं करना चाहिए ना पहली मीटिंग में जज। बट ठीक है, आई हैव आल्सो प्लेड नेशनल इन क्रिकेट। अरे सुपर है। तो वो है क्रिकेट में? हां जी, सो एक दौर था बस चला गया। तो नाइस, कैसा था आपका चाइल्डहुड एंड हाउ डिड कराटे हेल्प एज अ स्पोर्ट बेसिकली इन जनरल? अगर आपको स्पोर्ट करते हो बेसिकली, इफ यू आर इंडल्जिंग इनटू अ वेरी अग्रेसिव स्पोर्ट एज अ कंसेप्ट, उसके अंदर आपका डिसिप्लिन बहुत ज्यादा आता है, तो आई गेस वो आपका लाइफ का ट्रैजेक्टरी में हेल्प करता है, बिकॉज़ यू हैव चोजन अ करियर पाथ somewhere which is very difficult, uncertain है, poetry storytelling। तो क्या आपको लगता है कि जो आपका कराटे का जो एक्सपीरियंस है, जो आपका वो रहा है पूरा सब कुछ बचपना, लेकिन आई गेस उन्हीं इनिशियल टाइम पे आप अपना माइंड और सब कुछ दुनियादारी कहीं ना कहीं डेवलप करते हो, करेक्ट है। क्या वो हेल्प किया है आपको लाइक? यार कराटे का इससे डायरेक्ट कोई रिलेशन तो नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव ऑलवेज बीन, वो जो एक रेगुलर लाइफ होती है ना, मैं इनफैक्ट कभी कभी सोचता भी होनी चाहिए थी, बट मेरे पापा को नहीं पसंद था मेरा कराटे करना। नॉट बिकॉज ही वाज नेवर अगेंस्ट मी डूइंग एनीथिंग, पर उनका वो था कि यार कुछ ऐसा करो ना जिससे बेनिफिट हो, एज इन नोन स्पोर्ट है, जिससे आगे चल के कमाई का जरिया हो। ही सेड तुम अगर क्रिकेट अभी खेलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्रिकेट में स्कोप है, पैसा भी है, आगे चल के सब कुछ है,
जैसे पहले के पेरेंट्स बोलते थे इंजीनियरिंग और डॉक्टर बनने के बारे में, क्योंकि उनको पता है उसमें पैसा है, तुम उसके अलावा किसी लाइन में जा रहे हो तो उनको लगता ही है ना। तो उस चक्कर में पापा कहते थे कि यार तू यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, बट मुझे काफ़ी पसंद था। और सिमिलरली अभी मैंने इंजीनियरिंग की और उसके बाद ये सब जब मैं करता हूँ तो पापा तब भी यही कहते थे कि नई जॉब देख, जॉब स्विच कर, ये कर वो कर, बट मुझे यही लगता था कि आई वांट टू डू पोएट्री, आई वांट टू डू स्टोरी टेलिंग। और उसमें भी वो कहते थे कि पर पैसे वाली बात जो बचपन में कराटे में कहते थे। तो आई गेस वो एक एक्सपीरियंस मुझे रहा है कि नहीं, अगर उस समय मैंने जो अच्छा लगता था वो किया तो अभी भी थोड़ा और अच्छे से मेरे को करने दो। और फिर वो यार एक ग्रुप एक्टिविटी है, मतलब हमारी टीम अगर जा रही है और भी बहुत सारी टीम्स आ रही हैं, तो एक ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंस होता है, यू नो, बैक करने का क्या इंपॉर्टेंस होता है। आपको कोई हौसला दे तो कैसे आपके अंदर एक वो एनलाइटमेंट आ जाती है और आपको लगता है कि अब तो जीत के रहूंगा, एनर्जी आ जाती है। तो वो चीजें मैंने सीखी भी कि इन चीजों की इंपॉर्टेंस क्या है। आपने अभी ट्रेनिंग की बात करी कि बिफोर गोइंग टू नेशनल्स और हर जगह आप कराटे के अंदर ट्रेनिंग करते हैं। हमेशा हम राइटिंग एज अ करियर के अंदर देखते हैं, राइटर्स ब्लॉक का बहुत जिक्र होता रहता है कि राइटर्स ब्लॉक हो गया, तो वो क्यों होता है? और फॉर अ राइटर एक रियाज क्या है? बेसिकली आप अगर सिंगर का देखते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप रियाज करें, आप गाते रहिए, आप जो भी आपके सुर है उनके हिसाब से आप आपका डेली आप प्रैक्टिस करते रहिए। यस यस। तो उनका कभी ऐसे मेंशन नहीं होता कि आज गला खराब है, इज अ कॉमन थिंग। अदर देन दैट कोई ऐसे बोलता नहीं कि एक ब्लॉक हो गया है, सिंगिंग ब्लॉक हो गया है। तो एक राइटर का भी एक रियाज होता होगा, वो रियाज क्या है अगर है तो और अगर वो रियाज है तो राइटर्स ब्लॉक होता ही क्यों है? आई रिमेम्बर राहत इंदौरी जी ने, मुनव्वर राणा जी ने एक बार ये कहा था, मैं कोई वीडियो देखा था बहुत साल पहले, कि उनके जो गुरु थे, उनके जो उन्होंने कहा था कि गजल जिनसे उन्होंने सीखी है या कुछ, तो ऐसे उन्होंने कहा था कि पहले 100 गजलें याद करो फिर जाके एक गजल लिखो। ओके। तो मतलब वो भी जमाना था, अब आई डोंट थिंक सो आज के दौर में कोई कितना पहले पढ़ता होगा लिखने के, बट रियाज वही है कि हर दिन कुछ पढ़ो और कुछ लिखो, और हो सके तो मैक्सिमम पढ़ो और कम लिखो। मतलब अगर तुम्हारे पास 1 घंटा है तो मे बी 45 मिनट्स पढ़ो और 15 मिनट्स लिखो, क्योंकि जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे उतना ज्यादा हमें समझ में आएगा कि राइटिंग की खूबसूरती क्या है, कैसे टूल्स को यूज किया जाता है, या एक ही बात को कहने के तरीके कितने हैं, इनसाइट्स कैसे हम निकाल सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में यही रियाज है, रोज लिखो, रोज पढ़ो। कई बार लोग ऐसे भी करते हैं, बैठ जाते हैं, खाली पेपर है और उनको समझ नहीं आता क्या करें 1 घंटे तक, पर बैठो, खाली पेपर या फोन में अगर तुम लिख रहे हो तुम बैठो, वो बहुत जरूरी है। यहाँ तक राइटर्स ब्लॉक की बात है, किसी ने ये बात बोली थी कि राइटर्स ब्लॉक इज नथिंग बट जस्ट द फियर ऑफ नॉट एबल टू राइट अ गुड पीस, वो चाहे पोएम है, चाहे कोई राइटर है, चाहे ऐसे, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि आप कुछ भी नहीं लिख सकते। आपका डर ये है ना कि मैं उतना अच्छा शायद नहीं लिख पाऊंगा जितना मैंने पहले लिखा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पोएम लिखी जिसमें मैंने मस्त धांसू उसकी शुरुआत की है, मेटाफर्स हैं, लिटरेशंस हैं, रेफरेंसेस हैं, सब मैंने बहुत ही बढ़िया लग दी और सबको पसंद आई, आज तक जितने को सुनाई, ओपन माइक्स में उसने धूम मचा दी है। उसके बाद मैं लिखने बैठा और मेरे को कुछ बहुत ऐसे प्रोवोकिंग थॉट्स नहीं आ रहे जिसको मे बी मैंने अपने मन में वो हाई स्टैंडर्ड सेट कर लिया पिछले वाली पोएम का कि यार वो तो क्या थी, अब इससे तो कुछ ऊपर ही लिखना है, पर मेरे मन में नहीं आ रहा है। अब नहीं आने का कुछ भी रीजन हो सकता है, मे बी खुद के लिए बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन सेट कर ली है, मे बी साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, मे बी लाइफ में कुछ हो रहा है, मे बी आप डिस्टर्ब, कुछ भी हो सकता है। तो कई बार हम खुद ही के थॉट्स को रिजेक्ट कर देते हैं बिफोर इवन राइटिंग देम ऑन पेपर कि यार ये नहीं, इसमें मजा नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से वो फियर ही है ना कहीं। तुमको कुछ नहीं आ रहा है, तुम यही लिख दो ना कि मेरे से आज कुछ नहीं लिखा रहा, डैम राइट एनीथिंग, जस्ट राइट। मुझे ऐसा लगता है मोस्टली राइटर्स ब्लॉक यही होता है कि हम लिखना नहीं चाहते, बुरा नहीं लिखना चाहते। मैं कह रहा हूँ बुरा भी लिखो ना, कम से कम समझ तो आएगा कि ये बुरा है, और तुम्हारे अंदर अगर एक लेयर आ गई है बुरे थॉट्स या बुरे राइटिंग की, तो जितना जल्दी उसको निकाल दोगे उतना ही वो खाली हो जाएगा और फिर बाकी बचेगा ना लिखने के लिए। सो आई थिंक लिखना इंपॉर्टेंट है कैसा भी, अगर नहीं कुछ आ रहा है तो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जो जॉर्डन रॉकस्टार
फाइन गई थी, आर्ट अगर क्रिएट करना है तो दर्द बहुत जरूरी है, दिल टूटना बहुत जरूरी है। आई नो वो पूरा प्योर नहीं है, और आई गेस एसोसिएट पर उससे होता है कि कोई भी शायर, पोएट्री और स्टोरी टेलिंग कहीं ना कहीं लव, हार्ट ब्रेक, ये बहुत ज्यादा, इसके बारे में बहुत ज्यादा जिक्र होता है, इसके बारे में बहुत ज्यादा कहा जाता है, कॉमन पार्लेंस है ये। इम्तियाज अली ने जब रॉकस्टार बनाई तो उसमें भी ये जिक्र हुआ था, राइट? हाउएवर अभी अगर आप इम्तियाज अली के इंटरव्यूज देखो तो ही सेज कि आई डोंट बिलीव, अब जो मैं उस समय मैंने मूवी में कहा था, मुझे भी उस समय लगता होगा, पर अब मुझे वो नहीं लगता। किसी और का तो मैं क्या एग्जांपल दूं, मेरी ही लाइफ ऐसी है कि मैंने किसी दर्द की वजह से लिखना नहीं शुरू किया था। आई स्टार्टेड राइटिंग बिकॉज मेरे ट्यूशन टीचर थे बचपन में जो पोएम्स लिखते थे, और मैं बहुत फैसिनेट होता था कि भाई जो चीज हम बुक्स में पढ़ रहे हैं, स्कूल बुक्स में, वो ये मेरे बगल में बैठा हुआ इंसान लिख रहा है, ये उसको खुद से अपने दिमाग से सोच के लिख पा रहा है। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी फैसिनेशन थी। मैं लाइक सर आप मेरे को भी सिखाओ, मेरे को भी लिखना है। तो मेरे लिए वो चीज इंस्पायर कर गई, या मेरे लिए वो एक जुनून था कि आई वांट टू स्टार्ट राइटिंग या ये करना है। उस समय कौन सा, बचपन में क्लास 3 में कौन सा मेरा दिल टूटेगा कि पेंसिल टूट गई मेरी, रबर खो गया मेरा। तो ये ऐसे जरूरी नहीं है, पर हाँ ये जरूर है, जैसे कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट का क्या काम होता है? Catalyst doesn't participate in a reaction, it is in the reaction, but it just speeds it up. वो बाकी केमिकल्स के साथ घुलता मिलता नहीं, स्पीड अप करता है। तो वैसे ही ये जो एनर्जी है ना, एनर्जी स्पीड अप करती है आपके राइटिंग प्रोसेस को, या आपको एकदम से एहसास दिलाती है। वो चाहे एनर्जी दिल टूटने से आ रही है, वो चाहे एनर्जी आपके लाइफ में कोई भी ट्रेजेडी है उससे आ रही है, या वो चाहे अंदर से सेल्फ रियलाइजेशन ही है। तो एनर्जी जरूरी है। जैसे बम फटता है तो वो जो एनर्जी निकलती है ना, तो हम अब न्यूक्लियर एनर्जी से चाहे बम बना ले या लाइट बना ले जिससे हमें रोशनी मिलेगी अंधेरे में, तो वो तो हमारे पे डिपेंड करता है। तो ये नहीं, काफी मतलब वही, ऑफ कोर्स अभी तो वो नहीं होता, बट आई गेस द इमोशन ऑफ हार्ट ब्रेक एंड लव इज द मोस्ट रिलेटेड एंड फेल्ट। आई गेस उसकी वजह से भी ज्यादा लोगों को याद और कनेक्शन रहता है। पर जो मैंने सुना है कि गजल राइटिंग स्टार्टेड ओनली इन दिस फॉर्मेट, इस वजह से कि महबूबा की तारीफ करनी है। शायद गजल का मतलब भी होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि महबूबा की तारीफ में लिखे गए शब्द, ऐसा कुछ शायद उसका मतलब होता है। तो इट वाज ओरिजिनेटेड इन दैट फॉर्म ओनली। हाँ, आगे चल के और रिफॉर्म हुई और बाकी चीजें भी लिखी जाने लगी, पॉलिटिकल एंड यू नो पर्सनल एंड व्हाटएवर, बट इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। इसलिए शायरी की जब कोई बात करते हैं लोग, तो ज्यादातर जहन में वही आता है कि अच्छा कुछ प्यार पे बात होगी, कुछ महबूबा पे बात होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इफ यू रियली थिंक कि दैट थिंग कैन ड्राइव यू टू राइट, व्हाई नॉट, गो फॉर इट। पर अगर जैसे मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसको मोस्टली देश के इश्यूज पे, पॉलिटिकल इश्यूज पे, समाज के मुद्दों पे वो लिखता है, उसको वो लिखना ज्यादा पसंद है, उसको प्यार व्यार पे उतना नहीं इंटरेस्ट है, तो उसको वो ड्राइव करता है। सो व्हाटएवर ड्राइव्स यू, राइटिंग इज इम्पोर्टेंट। और वही है ना, अभी प्यार के नाम पे कुछ भी लिखा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ तुम्हें प्यार के नाम पे लिखना है लिखो, बट कुछ और इतना सारा लिखा जा चुका है ना, तो कुछ चैलेंज है, कुछ नया सोचना, कुछ अलग सोचना, कुछ इनसाइट सोचना। जैसे जब ये गाना आया, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये भी प्यार की बात है, पर कितने अलग इनसाइट से इसको क्या बोला गया है, कितना प्यारा पिक्चराइजेशन है प्रॉपर। हाँ, और धागे अटकना, यू कैन इमेजिन ना। हाँ, तो आपने बात करी 12th के बाद जब आप कॉलेज में आए, एंड आई गेस इन इंजीनियरिंग एज अ प्रोफेशन ऐसा है कि आपको पता चल जाता है कि आपको करना क्या है। हाँ, मतलब अगर इंजीनियरिंग में जाते हो तो मोस्ट ऑफ द पीपल रियलाइज कि यार ये तो नहीं करना, ये तो नहीं करना, और उन्हें एटलीस्ट पता चल जाता है कि यार आर्ट्स में जाना है, उन्हें थिएटर में जाना है, एक्टिंग में जाना है, क्रिकेट, व्हाटएवर इट इज। सो हाउ वाज योर कॉलेज जर्नी, और सम मेमोरेबल मोमेंट्स इफ यू हैव फ्रॉम कॉलेज जिसने आपका कॉलेजेस में सोसाइटीज होती हैं, डांस सोसाइटी, ड्रामा सोसाइटी, म्यूजिक सोसाइटी। वैसे ही हमारे कॉलेज में भी थी ड्रामा सोसाइटी जो थी। हाँ, मैंने उसमें पार्ट लिया था, तो उसमें एज अ मैंने पोएम सुनाई, तो एज अ राइटर ही मैं था। ड्रामा भी मैंने किया था, पर लाइक मैंने सॉन्ग लिखा था जब मैं पहले ईयर गया, और वो यूज भी हो गया था स्ट्रीट प्ले में, ठीक है। एंड खुद की पोएम्स लिखनी जारी रखता था मैं। एंड देन सिंस यू आस्क्ड अबाउट मेमोरेबल मोमेंट्स, तो आई हैव स्टडीड इन IPU, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली की फेमस यूनिवर्सिटी है। और उस यूनिवर्सिटी का एनुअल फेस्ट होता है हर साल, जिसका नाम है अनुगूंज एनुअल फेस्ट। ओके, तो वो हर साल होता था। फर्स्ट ईयर में जब तक पता लगा, लेट हो गया, सेकंड थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में मैंने कहा मेरे को पार्टिसिपेट करना है, और
हर तरह के कंपटीशन होते हैं, उसमें भी डांस, पोएट्री, ड्रामा, सिंगिंग वगैरह वगैरह। तो मैंने सेकेंड ईयर में अपने कॉलेज में बात की, उसमें क्या था, हर कॉलेज से एक रिप्रेजेंटेटिव जाता था। ओके। जब फोर्थ ईयर आया, आई वाज लाइक यार ये लास्ट ईयर है, इसके बाद पता नहीं ये मौका कब मिले, सो मैं बात करता हूँ। और तब तक मैंने पोएम्स भी काफ़ी लिख ली थी। उस दौरान जब मैं फाइनल्स में गया, देन आई केम फर्स्ट। तो दिस वाज अ बिग डील फॉर मी, क्योंकि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के 120 कॉलेजेस में पोएट्री कंपटीशन में फर्स्ट आना वाज अ बिग डील फॉर मी। एंड लास्ट ईयर मेरे को कोशिश थी कि ये करके मैं कॉलेज से निकलूंगा। तब मैंने फिर डिसाइड किया कि अच्छा यार, मेरे में है कुछ, मैं कर सकता हूँ। इट हेल्प मी, और वहां से थोड़ा बूस्ट आया कि नहीं कुछ करते हैं। अगर मैं 120 कॉलेजेस में फर्स्ट आ सकता हूँ तो कुछ है मेरे में इसको। और फिर ओपन माइक्स में धीरे धीरे जाना शुरू किया और लिखना शुरू किया। मतलब जॉब ले ली थी तब तक मैंने बैंगलोर में। ओके। कॉलेज से जब प्लेसमेंट मिल गई थी, ट्रेनिंग हुई मैसूर में, चेन्नई में 3 महीने, हुबली 3 महीने था। फिर फाइनली बैंगलोर गया और वहाँ पे ओपन माइक्स में जाना शुरू किया बैंगलोर में। तो जैसा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कॉलेज के दौरान, तो ऐसा कोई फकअप हुआ है, कोई स्टेज पे जाके गया आपको है ना, तो कैसा लगता है? एम्बैरेसमेंट आपका? भाई फकअप्स जरूरी है। आपको स्टेज पे आदत तो डालनी पड़ेगी अपनी बेइज्जती होने की। बेइज्जती क्या है? या तो ये है कि आपने कुछ बोला और ऑडियंस में कोई रिस्पांस नहीं आया, तो आपको लगता है कि यार अब क्या बोल दूं कि कुछ रिस्पांस आ जाए, या फिर उन्होंने आपको बू कर दिया। बू करना इज द वर्स ऑफ दीज टू। मैंने को बू किया गया। ये सब जब हुआ, जीत वीत गया तो कॉन्फिडेंस आ गया सब। फिर लास्ट ईयर था तो जब फेयरवेल हुआ, मैंने कहा मैं चढ़ूंगा स्टेज पे। तो तब मैंने याद करके कुमार विश्वास की उस समय काफी मैंने बोली थी, पगली लड़की पोएम थी, अमावस की काली रातों में, पूरी मैंने अच्छे से याद की और मैं स्टेज पे चढ़ गया। और फेयरवेल में सब अपना बिजी है, सबको जोश है, पोएट्री किसको सुननी है भाई। तो मेरे क्लास, कॉलेज छोड़ो, मेरे क्लास वालों ने इतना मेरे को बू किया, ये वो, और मैं फिर भी पढ़ा जा रहा हूँ और मेरे अंदर से एकदम खराब लग रहा है कि शिट मैन, मेरी बेइज्जती हो रही है, क्या है। एनीवे मैंने कंप्लीट करके किसी तरह उतरा और मेरा मन कर रहा था मैं भाग जाऊं, मेरे को अपना मुंह किसी को नहीं दिखाना है। पर ठीक है, मतलब इफ आई लुक बैक तो वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस ही थी कि स्टेज पे आगे भी ये सब होने वाला है, तो ठीक है। मतलब बेइज्जतियां सहने की तो आदत डालनी पड़ेगी अगर आप स्टेज पे चढ़ रहे हो। तो उसके बाद आपने बैंगलोर जॉब, उसके बाद आई थिंक आप बॉम्बे आए, वो सब कुछ प्रोसेस था। बट व्हेन यू टॉक अबाउट पोएट्री और एनी फॉर्म ऑफ राइटिंग, वो एक कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी से आती है आपके अंदर से, और इधर आपकी ऑब्जर्वेशन से आती है। दे आर द टू थिंग्स जहाँ से ये जनरेट होती है। तो थोड़ी धीरे धीरे बात करते हैं, आराम से आपके बारे में जानते हैं। तो पहली बार प्यार कब हुआ? लाइक वो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है। ऑब्जर्वेशन और वल्नरेबल सीधा प्यार पे कूद गए। मतलब वही है कि इस पे आएंगे धीरे धीरे कि बिकॉज ऐसा लगता है कि इंसान ज्यादा वल्नरेबल प्यार में ही होता है। दैट्स व्हाट आई बिलीव, और सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन है। तो वो कब हुआ? अगर हम फेमस कपल्स की बात करें, फेमस जोड़ी की बात करें जो हिस्ट्री में हम नाम लेते हैं, रोमियो जूलियट या हीर रांझा लैला मजनू, है ना, सोनी महिवाल, शशि कुनू। तो इन सब में वो था कि खुद को मिटा देते थे दूसरे के लिए, कि मेरा जो सेल्फ है वो इतना बड़ा नहीं है, तुमसे बड़ा नहीं है, तुम ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, मेरा सेल्फ उससे कम है, मेरे सेल्फ से भी तुम ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। मेकिंग द अदर पर्सन द होल वर्ल्ड। ठीक है, वो हो जाता था। पर अभी क्या है ना, एज हम सब जॉब कर रहे हैं या जिस दुनिया में हम हैं, हमने खुद की ना वर्थ बहुत बिल्ड की है, विच इज अ रियली गुड थिंग। मैंने भी काफी अपनी वर्थ बिल्ड की है, मेहनत की है, जॉब की है या परफॉर्मेंस किया है, व्हाटएवर। और फॉर एग्जांपल मेरे साथ अगर कोई मेरा पार्टनर है, उसने भी काफी अपनी सेल्फ वर्थ बिल्ड की है। तो अभी वो एक्सपेक्टेशंस नहीं हो सकती कि वो मैं खुद को बुला के सिर्फ उसको टाइम दूं या वो खुद को बुला के सिर्फ मेरे को टाइम दे। तो मेरे को लगता है आज के दौर में अगर हम बात करें तो प्यार शुड बी बिटवीन टू पीपल, वो जो एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करे। अगर प्यार तुम्हें तुम्हारा बेटर वर्जन नहीं बना है तो वो प्यार नहीं है। और व्हेन आई से दिस, आई डोंट मीन प्यार विथ एनीबडी एल्स ओनली। मैं कह रहा हूँ प्यार तुम्हें अगर खुद का बेटर वर्जन नहीं बना रहा है, अब वो प्यार चाहे तुम्हारा खुद से है, चाहे प्यार तुम्हारा तुम्हारे काम से है, तुम्हारे आर्ट से है या किसी पर्सन से है, वो प्यार तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करना चाहिए, तुम्हारे खुद का बेटर वर्जन बनाना चाहिए। जरूरी नहीं सिर्फ एक इंसान से प्यार हो तभी। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए जिसमें ग्रोथ है, वो प्यार होना चाहिए।
पर इनफैक्ट अच्छा अब याद आया मुझे, मैंने पहली 4 लाइन उसी के लिए लिखी थी, आपके पोइट्री। जाए तो हाँ। अरे वाह। सो स्कूल में जब हम थे क्लास 4-5 की बात होगी, सो देयर वाज दिस क्रश मेरे क्लास में थी, और हम दोनों मॉनिटर्स भी तब रहते थे, दोनों क्लास के, और हमारे में वो भी था, शी वाज द टॉपर ऑफ द क्लास। फिर अगले साल मैं फर्स्ट आ गया था, तो हमारे में ये होता था कि कौन फर्स्ट आएगा क्लास में, मॉनिटर्स भी थे, तो आई यूज्ड टू लाइक हर उस समय, स्कूल क्रशेस। और आई रिमेम्बर जब उसका बर्थडे था एक बार, तो मुझे पता था कि इसके सारे फ्रेंड इसके लिए कोई गिफ्ट लेके जाएंगे, कोई कुछ लेके जाएगा, तो मेरी तो ताकत क्या है, राइटिंग। तो मैंने तब 4 लाइन उसके लिए लिखी थी, और ऑफ कोर्स मतलब अभी मैं देखूं तो इट वाज नॉट दैट ग्रेट, बट वो बचपन के हिसाब से क्यूट थी। मेरे घर में उगता था गुलाब का फूल, मैंने सुबह तोड़ा गुलाब का फूल, मैं ले गया, मैंने उसको गुलाब का फूल दिया और ये 4 लाइन सुनाई। मैंने उसको बोला था तुम्हारे, उसका नाम था अनु, तो आई टोल्ड हर तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ, और कुछ भी चाहिए तो लो, अपना ये साथ देता हूँ, मेरे इस साथ को तुम कभी मत छोड़ना, अनु से अनुरोध है मेरा, ये रिश्ता मत तोड़ना। तो ये मैंने उसको लिख के दिया था क्यों, बचपन के हिसाब से। एंड आई टोल्ड हर स्पेशली, क्योंकि मेरे को तो यार इम्प्रेस करना है, और थोड़ा किसी आज के दिन तुम्हें कई लोगों ने कई सारे गिफ्ट्स दिए होंगे, वो कहीं ना कहीं आगे चल के या खो जाएंगे या टूट जाएंगे या तुम्हें याद नहीं रहेंगे, व्हाटएवर, पर मैं जो तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ ना, ये कभी खो नहीं सकता है, ये कभी टूट नहीं सकता है। फिर मैंने उसको ये 4 लाइन सुनाई थी। अरे यार ये इम्पैक्ट, पोएट्री भाई, पोएट्री करके दिखा दिया पूरा। अभी उसको तो खैर कुछ याद नहीं होगा, तब के हिसाब से आपका काम है, तो तब मैंने कहा था बस। आई रिमेम्बर उसकी मम्मी उसको लेने आती थी, छुट्टी के समय उसकी मम्मी आई, मैं आंटी के पास, बिकॉज टॉपर्स थे हम लोग, तो मेरी मम्मी उसकी मम्मी मिलते थे पेपर शोइंग और पीटीए में कि अरे टॉपर के पेरेंट्स से आप मिलते हो ना, बात करते हो, तो उसकी मम्मी जानती थी मेरे को। मैं क्या आंटी का, मैंने कहा आंटी, सेम डायलॉग उसकी मम्मी को मैं बोल रहा हूँ कि आंटी आपकी बेटी को ना आज बहुत लोगों ने बहुत गिफ्ट दिए होंगे जो टूट जाएंगे, खो जाएंगे, पर मैंने आपकी बेटी को एक ऐसा गिफ्ट दिया है जो कभी नहीं खोएगा। मैंने आंटी को भी वो लाइन सुनाई। मैं अब सोचता हूँ यार, आंटी सोच रही होंगी ये क्या जोकर इंसान है, ये क्या कर रहा है, ड्रामेटिक इंसान। सो यार बचपन की नादानी काफी बिल्कुल। तो गोइंग बैक टू 100 करोड़ का कवि, एक शो है तो आपको अपना बेस्ट प्रेजेंट करना है, अदरवाइज आप नॉकआउट हो जाओगे, और आपका बहुत बड़ा रिगरस प्रोसेस रहता है, बिकॉज जितना मुझे आइडिया है कि आपको इतना टाइम नहीं मिलता है। अगर आपकी पहले से राइटिंग है तो दैट हेल्प्स। अगर इफ यू आर राइटिंग, आई गेस वो भी चैलेंज करते होंगे आपको कि ये एपिसोड फॉर दिस टॉपिक, तो अगर आपको एक कम समय के अंदर सब कुछ लिखना और लोगों के साथ रहना, कहीं ना कहीं आई एम नॉट श्योर बट इनसिक्योरिटीज आना, क्योंकि इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं वहाँ पे, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप पे डाउट करने लग जाते हो कि क्या मैं ये अपना दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। इट इज अ वेरी शॉर्ट बट अ रिगरस प्रोसेस, आपको बहुत ज्यादा गुजरना पड़ता है उस चीज के ऊपर। I remember, हाँ, if you want to share some light on it, क्या जहाँ तक इनसिक्योरिटी की बात है, I remember जब फिनाले था, फिनाले में हम 4 लोग थे, ठीक है, जिसमें से मैं, रजत सूद, if you have heard the name, या श्वेता सिंह छोटा पैकेट के नाम से, और एक विनीत शंकर, तो हम 4 थे। एंड आई रिमेम्बर जब उसकी तैयारी हो रही थी ना, तो फिनाले में ये था कि आज तक आप पोएट्री सुनाते आए हो, अब म्यूजिकल पोएट्री होगी, मतलब आप जो लिखोगे, हमारे पास यहाँ एक कंपोजर है, they will compose and they will sing. Okay. अब of course हम चारों ने एक दूसरे से शेयर नहीं किया था ना अपना पीस, क्योंकि फिनाले है, बट शायद रजत का पीस सुना था श्वेता ने या बाकी लोगों ने, तो वो कह रहे थे कि यार रजत का तो क्या सॉलिड पीस है यार, और क्या कंपोज हुआ है यार, और ये वो है। of course मेरे को डर लग रहा था कि शिट यार, क्योंकि ना जितने मेरे अच्छे पीसेस थे मैंने सब निकाल दिए थे इससे पहले, और मेरे पास एक पीस बचा था, और उसमें ना काफी टफ वर्ड्स थे। फिनाले में रजत की परफॉर्मेंस देखी भी, काफी अच्छी थी और इमोशनल, और शायद मापे थी ऐसा कुछ, और वो ऐसा टॉपिक ही है कि सब इमोशनल हो जाते हैं, तो जजेस पूरे ऐसे हो गए थे। एंड आई रिमेम्बर आई टोल्ड देम कि अगला मेरा था, तो मैंने कहा यार आई नीड टू यूज द रेस्टरूम, है ना, मेरे को जाना है। मैं गया, मुंह धोया मैंने, और मेरे को पता था क्या है, बट मैं खुद को वो कर रहा हूँ, इट्स ओके अमन, इट्स ओके, मैं अपने पैर को ऐसे कर रहा हूँ, हाथ को हिला रहा हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, कर लेंगे, हम बेस्ट करेंगे। मैं खुद से पूरी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखी थी रजत की, तो वो था। और उस दिन के परफॉर्मेंस के बाद मुझे लगा ही कि अगर आज के परफॉर्मेंस के हिसाब से जज हो तो रजत शुड बी विनर,
बट लकीली उन्होंने ओवरऑल सीजन के हिसाब से जज किया था कि पूरे सीजन में कंसिस्टेंटली कौन सबसे अच्छा रहा है, तो आई गॉट टू बी द विनर। अदरवाइज उस सिर्फ उस टाइम की परफॉर्मेंस देखते तो रजत का मेरे से बेटर था डेफिनेटली। तो ये था। जस्ट फ्यू मोर क्वेश्चंस। वन थिंग, एज अ स्टोरी टेलर आपकी स्टोरीज बहुत लोगों को इम्पैक्ट करती है कहीं ना कहीं। आप बनाते हैं इसीलिए कि कहीं ना कहीं इधर आपको इम्पैक्टफुल लगती है, या आप चाहते हो कि यार ये अगर बाहर डालूँ मैं, जब लोग सुनेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें हेल्प होगी, या उन्हें बहुत सुन के बहुत तसल्ली मिलेगी। तो इज देयर एनी स्टोरी पर्टिकुलर और एनी इंसिडेंट और एक्सपीरियंस अबाउट लाइफ और इन जनरल जिसके थ्रू आप गए हो, जिसने आपको बहुत इम्पैक्ट किया हो? है ना, पर उसके लिए उसका मैं 1 घंटा शो बनाऊंगा ना, वो थोड़ी मैं रीलों पे डालूंगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें आपको इम्पैक्ट करती हैं, और उन्हीं के बारे में आप मोस्ट ट्रूली इम्पैक्टफुल तरीके से लिख सकते हो। तो जैसे मैंने ये था डॉटर्स डे था सितंबर में मेरे ख्याल से, तो मैं सोचा था डॉटर्स डे पे कुछ लिख के मेरे को डालना है, तो मैं सोच रहा था क्या था, तो मेरे को याद आया कि सो आई हैव नेवर सीन माय फादर क्राई। ओके। जनरली उस समय फादर्स हमारे वैसे ही होते थे, है ना, स्ट्रांग रहना एंड ऑल एवरीथिंग। बट दीदी की जब शादी होने वाली थी, वो ऐसा मोमेंट ही होता है। तो आई रिमेम्बर मैंने वही स्टोरी डाली थी, मैं वही बता रहा हूँ कि पगड़ी जो हम बांधते हैं, सो इट्स अ क्लॉथ जिसको खींच के ना उसकी पोनी करते हैं। मतलब एक साइड से फॉर एग्जांपल मैंने पकड़ा है, गदर मूवी में देखा होगा, पूरा दो एक साइड से तुमने पकड़ा और उसको फोल्ड कर रहे हैं, एंड फोल्ड करके देन बांधते हैं, तो उसको पोनी करना कहते हैं। तो पापा दीदी से ही अक्सर पोनी करवाते थे, तो शादी के 1 दिन पहले भी दीदी से करवा रहे थे, तो मैंने मजाक में बोल दिया कि हाँ करवा लो, अब कल से तो दीदी नहीं करेगी पोनी। मैंने ऐसे ही बोल दिया बिना सोचे, एंड आई हैव नेवर सीन दिस गाय क्राई। एंड दैट डे पापा ने पकड़ा भी, और पापा वो पोनी करवा रहे हैं, दीदी ने वहां से पकड़ा भी, और मैंने बोल दिया, और उनके आंखों में मैं देख रहा हूँ 5-10 सेकंड बाद एक आंसू वो लाल हो गई, एंड ही इज कंट्रोलिंग कि नहीं मेरे को नहीं दिखना है ऐसे। That was a heart-touching moment, यार। Initially we have talked about कि you can't judge a poetry, but I just wanted to know कि कुछ ऐसे शायर पोएट्स हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करी जाती है। ऐसा नहीं कि बहुत लोग उन्होंने ही बस सबसे अच्छा काम किया, तो ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बट बी इट जॉन एलिया, बी इट गुलजार साहब, आई गेस उनका आपको क्या लगता है जो यूएसपी चीज़ है, इसकी वजह से वो एक यूनिवर्सल चीज़ बन गई कि जहाँ पे मिर्ज़ा गालिब ले गए, वो कभी मर नहीं सकते बेसिकली। आप उनको बार बार याद करते रहोगे, आप उन्हें एक्सेलेंट मान के चलते हो। पोएट्री तो उनकी फेमस हुई ही, तो बहुत अच्छी भी है, बट स्टाइल भी, क्योंकि एक वो होता है ना कि वल्नरेबिलिटी की, जो तुम अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, ही वाज वल्नरेबल ऑन स्टेज। फिर एक शेर है कि इश्क किसी मंजिल पर आकर इतना भी बेफिक्र ना हो, अब बिस्तर पर लेटूंगा मैं लेटते ही सो जाऊंगा। ये कैसा इश्क है इतना बेफिक्र कि बिस्तर पे लेटा और नींद आ गई मेरे को, मैं कुछ सोच ही नहीं रहा अपने इश्क या अपने महबूबा के बारे में। तो स्टेज पे जब वो बोल रहे हैं, वो अपना सिर पीट रहे हैं, अपना हाथ कर रहे हैं, और वो दिख रहे हैं परेशान हैं, और वो बुला रहे हैं कि आओ तुम्हें बोसा दूं, है ना। तो वो जो बेबाकी है उनके पोएट्री में, वो चाहे राइटिंग में है या फिर स्टेज पे एक्सप्रेशन में, मुझे लगता है कि उस चीज से लोगों ने काफी रिलेट किया कि कहीं ना कहीं आप सजा तो रहे हो वर्ड्स को पोएट्री में, बट आप एट द सेम टाइम रॉ भी हो। यू टॉक्ड अबाउट मिर्जा गालिब को मतलब दी शायर कहा जाता है कि उन्होंने जो लिख दिया है, ही हैज कवर्ड एवरीथिंग। उन्होंने जो जाविये पकड़ लिए हैं, जो एंगल्स जिस तरह से लिखा है, सब कुछ लिखा जा चुका है और हर चीज कवर की जा चुकी है। तो ही इज बेसिकली दी ओजी ऑफ शायरी। तो मीर तकी मीर का नाम लिया जाता है ना, ऐसा भी कहा जाता है कि एक मीर तकी मीर का ग्रुप है और एक मिर्जा गालिब का ग्रुप है, और लोगों से पूछा जाता है आप किस तरफ हो। बट ठीक है, बहुत सारी अच्छी पोएट्री है अगर आप डीप डाउन जाओ तो, बट अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ अगर कोई इस तरह से फेमस हो रहा है, कम से कम उसी बहाने आम जनता इस तरफ रुख तो करेगी। जैसे कुमार विश्वास का जब जमाना था, तो वो कितने लोगों को लेके आए पोएट्री में। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो कहते हैं हमने कुमार विश्वास को देख के लिखना शुरू किया। फिर तहजीब हाफी का जमाना आया, 2019 की जो उनकी दुबई मुशायरे की वीडियो आई, उन्होंने उनके चलते बहुत सारे लोग पोएट्री में आए। तो मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है लोग इस तरफ आ रहे हैं, तो हम जैसे लोगों को ज्यादा ऑडियंस ज्यादा मिलेंगे शोज पे आने के लिए। गुलजार साहब के एक इंटरव्यू में, शायद अभी स्पोकन टच में उन्होंने जब बात करी थी, उन्होंने मेंशन किया था कि पूछा था शायद उनसे कि आप जो लिखते हो
उन्होंने एक धूप के ऊपर लिखी थी जो घर में आ रही है, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग जो आती है। उन्होंने बोला था कि आजकल की दुनिया में जो लोग हैं वो देखना ही भूल चुके हैं धूप को, मतलब इन जनरली आपके आसपास लाइफ के अंदर बहुत बेसिक चीजें चल रही हैं, बट आप अगर आप पूछते हो कि एक्सेलेंस कहाँ से है और आपने इतना इतना क्रेजी चीज कैसे लिख दी, इससे धूप पे ही है, बट उन्होंने कहीं खोज के नहीं लेके आए थे कि एक पर्टिकुलर जगह पे वो चीज आ रही है, वो वहाँ मतलब मौजूद थे, वो हर जगह हो रही है, बट आप बस उसे देखना ही छोड़ दिया लोगों ने। दुनिया को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना या समझना। आप जब ऑब्जर्व कर रहे हो जो आम जनता ने ऑब्जर्व नहीं किया और उसके बारे में लिख रहे हो, तो आम जनता को लगता है अरे ये चीज तो मेरे अराउंड होती है हमेशा, पर मैंने उसके बारे में कभी सोचा नहीं। तो यही है, आई मीन फॉर एग्जांपल ग्लास ऑफ वाटर, इनफैक्ट जो पोएट्री वर्कशॉप्स भी होती हैं उसमें ऐसे ही, मतलब वैसे तो बहुत तरीके होते हैं पर पोएट्री वर्कशॉप्स में ऐसे ही कुछ सिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे सामने ना 10 तरह की चीजें बिखेर दी, या फिर तुम्हें आसपास अपने कहते हैं देखो, ऑब्जर्व करने कहते हैं। ग्लास पड़ा है, कैमरा है, टिश्यू पेपर है, आईपैड है, दीवार है, कुछ सिक्के विक्के निकाल दिए, रुमाल है, और कहते हैं उन चीजों को मिला के हर चीज के बारे में एक पोएटिक लाइन लिखो। वर्कशॉप की वन ऑफ द एग्जांपल्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि तुमने आसपास को ऑब्जर्व नहीं किया तो क्या किया फिर, है ना। वैसे तो ये भी है कि तुम पोएट्री तो किसी टॉपिक पे भी हो सकती है, तुम्हारे अंदर की फीलिंग्स के बारे में भी हो सकती है, बट व्हाट इफ तुम्हें एक रेफरेंस देना है रिलेटिंग टू द इट बेसिकली, अगर आपका होता है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो वर्कशॉप्स भी ऐसी होती है क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट ना टू ऑब्जर्व। जब तक तुम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो और आसपास की चीजों के, अपने अंदर की फीलिंग्स को जब तुम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, तुम कैसे फिर लिख पाओगे उसके बारे में। सो या जस्ट फ्यू मोर क्वेश्चंस। पहला कि अगर किसी को अब स्पोकन वर्ड पोएट्री के अंदर जाना है, सी इट एज अ हॉबी, एज अ करियर, बिकॉज आई बिलीव आप भी जॉब के साइड बाय साइड ही कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, एंड अगर क्योंकि आप अपना फ्री टाइम आप लिख लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं कंटेंट, बिकॉज आप अभी उसके ऊपर फुली डिपेंडेंट तो हो नहीं सकते। तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है, व्हाट कैन बी अ स्टेपिंग स्टोन फॉर 18 ईयर ओल्ड और 19 ईयर ओल्ड? यार मुझे तो लगता है 18-19 से बहुत जल्दी आजकल लोग ये सब कर ले रहे हैं, पर तो डिपेंड करता है कि आपको राइटर बनना है, परफॉर्मर बनना है, क्योंकि लिखना अलग आर्ट है, परफॉर्म करना अलग आर्ट है। परफॉर्म में यू हैव टू ग्रैब द ऑडियंस, तो वो सब की प्रैक्टिस तो ओपन माइक में ही जाके होगी। 2017-18 तक मैं काफ़ी ओपन माइक्स करता था, पर जब पहली बार वीडियो आई तो मैं अपने ओपन माइक के स्टाइल में परफॉर्म कर रहा हूँ, उसमें फॉर एग्जांपल लाइन को रिपीट भी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। पर मेरे को बाद में समझ में आया कि ओपन माइक में तो कोई बहुत कम लोग हैं जो उठ के जाएंगे, तुम रिपीट कर भी रहे हो तो वो एक इम्पैक्ट पड़ा है, सामने कोई सुन रहा है, दूसरी बार भी उस लाइन को कोई सुनेगा। लेकिन YouTube पे पेशेंस नहीं है ना, वो बंद कर सकता है वीडियो को, स्क्रॉल कर सकता है। हो रहा है तो हाँ, तो तुम्हें फॉर एग्जांपल शुरू में ऐसा इंटरेस्टिंग कुछ रखना पड़ेगा जिससे लोग आगे सुने, तो उसमें भी डिफरेंस है। बट उसके लिए यू हैव टू स्टार्ट डूइंग दिस। कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि बता दूं ऐसे ही करो तो हो जाएगा, कर करके ही होगा। ऑफ कोर्स। सो अभी हमने इतनी सारी बात करी है, आई गेस व्हाट आई फील इज कि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे शायद आप वो समझ जाते हो जो आप भी कभी बात नहीं करते थे इस बारे के अंदर, बिकॉज बातों बातों में चीज़ें ऐसे निकल जाती है। तो अ क्वेश्चन आई आस्क एवरीबडी इन स्टार्ट, बट मैंने सोचा कि इस बार थोड़ा एंड में रखते हैं कि शायद उसके अंदर कुछ चेंज हो कुछ है। तो दैट इज कि लाइक who is Amandeep other than a storyteller and a poet, because the main thing of the show is कि like जहाँ पे मुझे आपके करियर के बारे में नहीं जानना है, मतलब जानना है ऑफ कोर्स, बट एवरीबडी स्टार्ट एसोसिएटिंग यू एज अ पोएट एंड स्टोरीटेलर। जब भी आपका जिक्र होता है तो सब वही बोलते हैं। अगर आप कोई इंजीनियर है तो आपको बोलते हैं कि अमनदीप एन इंजीनियर है, बट उसके अलावा भी एक बहुत अहम भाग्य लाइक पार्ट प्ले करता है अमनदीप इस दुनिया के अंदर। तो who is Amandeep other than a poet and a storyteller? Yeah, I think Amandeep, except from a poet and storyteller, is a person who is regularly trying to grow himself, improve, become a better version of himself, and learn new things, explore new things. अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो, है ना, क्योंकि चलो ये तो जितना आप निखारोगे अपने आर्ट को, पोएट्री, स्टोरी टेलिंग, उतना होगा, बट इस पूरी जर्नी में, इनफैक्ट अपने लाइफ की पूरी जर्नी में, क्या आप पहले से अच्छे इंसान बन रहे हो कि नहीं? तो मेरी कोशिश वही है। थैंक यू सो मच अमनदीप। जाने से पहले थैंक यू। एक कोई शेर, कोई गजल अगर आप आपकी बोलना चाहें तो वुड लाइक टू हियर दैट। श्योर। ठीक है, तो एक मतलब एक शेर सुनाता हूँ। बिल्कुल।
कभी मेरे भी गम की बात निकले, कि सूरज चांद के अब साथ निकले। कभी मेरे भी गम की बात निकले, कि सूरज चांद के अब साथ निकले। हमारे प्यार का निकला जनाजा, हमारे प्यार का निकला जनाजा। हमारा मन तो था बारात, हमारा मन तो था बारात। Very beautiful. Thank you so much. Exciting. Best notes to end.